क्या आपने गौर किया है कि रातें अंधेरी नहीं होती? आसमान कम तारों वाला हो गया है। जमीन है पर कीट पतंग नहीं। गाय है पर पहले जैसा दूध नहीं। फसल तो उग रही है लेकिन पहले जैसा पोषण नहीं है। इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। खासकर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और साथ ही देश में इस तरह की संकट आ रही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है, काफ़ी इस पर काम किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले प्रभात खबर के साथ भी ये जुड़े रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है प्रभात खबर में। आपने अपने परिचय में शुरू में बताया कि रातें जो है वो अंधेरी उनका अंधेरापन जो है वो कम हो रहा है, वहीं से बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कई बार कई छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन हमारी नज़र उन पर नहीं पड़ती। तो जब आप अपने खेतों की तरफ देखते हैं तो उसमें आराम से आप देख पाते हैं कि जो मवेशी हैं, गायें हैं, उनका जो वेस्ट है, जो गोबर है, वो किसानों के लिए कितना मददगार है। लेकिन उसके आगे शायद हम थोड़ा कम सोचते हैं। उसके आगे नेचर ने जो है एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि उस गोबर को, यानी जो वेस्ट है एक तरह से, उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए और वापस कैसे ज़मीन को सौंप दिया जाए, ताकि वो ज़मीन जो है हमारे लिए फिर से उपजाऊ पन बरकरार रखे। तो वो जो जीव है बहुत छोटा सा, वो उसका नाम है गुबरैला, जिसको अ, हम जो है गुबरैला को हम कहीं भी पूरे भारत के जहाँ भी कृषि क्षेत्र हैं उनमें बहुत आसानी से देखते हैं, जानते हैं। तो गुबरैला जो है उसका जो उसकी जो सेवा है, पर्यावरण की जो सेवा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किस तरह से काम करता है सर? जी, जी। अमन हमने देखा है कि वो जी, गोलाकार। जी। तो 2 चीज़ें हैं। पहले इसका कनेक्शन हम समझ लें कि इसका आखिर रात्रि से क्या कनेक्शन है या आकाश से इसका क्या कनेक्शन है। तो हमें दिखाई पड़ता है कि उन्हीं गुबरैले में कई एक ऐसी प्रजातियां हैं जो रात को मिल्की वे, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं, उसकी रोशनी से अपना काम करती हैं। आकाशगंगा की जो रोशनी है वो उस गुबरैले को रास्ता बताती हैं एक तरह से। तो वो जो गुबरैला है उसका जो शरीर, उसकी जो आँखें हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन हैं कि वो मिल्की वे की रोशनी को समझ पाती हैं और उससे उन्हें सीधे चलने में मदद मिलती है। तो जब आप देखेंगे कि वो जो परफ़ेक्ट बॉल बनाती हैं गोबर का और उसे लेकर सीधा-सीधा बढ़ती हैं, तो वो इसीलिए बढ़ पाती हैं क्योंकि उन्हें उस रोशनी में मदद मिलती है नेविगेशन में, रास्ता बनाने में। अब क्या हो रहा है कि चूँकि रातें अंधेरी हैं, रातें जो हैं वो एक तरीके के प्रकाश प्रदूषण में चली गई हैं। तो जो मिल्की वे की जो चमक है, जो नेचुरल रोशनी है, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। तो गुबरैला न सिर्फ़ अपना नेविगेशन भूल रहा है, बल्कि वो रास्ता भूल रहा है, बल्कि वो जो उसका जो पूरा काम था पर्यावरण के प्रति, वो भी डिस्टर्ब हो गया है। तो एक ये कनेक्शन है। तो हम एक तरीके से जब हम रात को बत्ती जलाते हैं अपने घर में, अंधेरा करके बाहर की रोशनी करते हैं, तो हम उनके लिए संकट पैदा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट है और ये हर जगह है, हर कृषि क्षेत्र में है, बिहार में भी है और बिहार के बाहर भी है। तो इसका मतलब है कि जो लैंड को फर्टाइल करने का काम करने वाला एक अहम जीव है, उसको हमने संकट में डाल दिया है। तो ये तो एक कनेक्शन हो गया उसका। दूसरी बात अब हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जीव है, क्या ये एक अकेला जीव है जो पर्यावरण सेवा दे रहा है? ऐसे बहुत सारे अनंत कीट कीटों का समूह है जो हमारे आसपास है, जिनके साथ शायद हमने बचपन में खेला है या उनसे हम आकर्षित हुए हैं, रोमांचित हुए हैं और वो अपना काम चुपचाप कर रहे थे, लेकिन उन्हें हम चुपचाप काम करने दे नहीं रहे हैं। पहला जो सबसे बड़ा संकट है जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए,
और अभी डाउन टू अर्थ की टीम ने और हमने सब ने उसको मिल के उस संकट को समझने की कोशिश की कि खास तौर से परागण के संकट की बात करते हैं। तो जो परागण का संकट है वो पूरी दुनिया में तो है ही है, और भारत भी जो है उसका एक भुक्तभोगी बन चुका है। और जहाँ हम बैठे हैं बिहार में, यहाँ भी उसका साफ असर देखा जा रहा है। अ, परागण के संकट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वो कौन लोग हैं जो परागण करते हैं और कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो आप देखिए कि खास तौर से जो मधुमक्खियाँ हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे परागण में। और दूसरी जो प्रजातियां हैं जैसे तितली हैं, भौरे हैं, इनके अलावा कुछ रॉडेंट्स हैं, कुछ छिपकलियां हैं, कुछ और लोग हैं जो जाने अनजाने पॉलिनेशन यानी अ, परागण कर देते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कई फसलें ऐसी हैं, खास तौर से कैश क्रॉप, नकदी फसलें जिनको बोलते हैं किसान, अ, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण जिसको बोलते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि स्वपरागण जो है वो न सिर्फ फूल की और फलों की गुणवत्ता को उतना अच्छा कर पाता है, बल्कि उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन जैसा की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो सर्विस देती हैं हमारी मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य कीट जैसे भौरे वगैरह। लेकिन मधुमक्खियों का एक बड़ा बृहद अध्ययन जो है वो दिखाई देता है, और उसे अ, आपके गांव से लेके दुनिया भर के बड़े शहरों तक में उसको देखा समझा गया है पिछले 1-2 शताब्दियों में। तो अ, तो वो जो कौन सी फसलें हैं जिनको मैंने कहा नकदी फसलें हैं, तो खास तौर से फ्रूट्स जो है इसके घेरे में आते हैं, जो संकट में हैं, जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन का संकट है। तो सबसे अहम फल जो है वो जो देखा गया 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, वो सेब था। तो सेब एक ऐसी फसल थी जिसमें स्वपरागण के गुण हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन से, यानी जब उसमें कोई पॉलिनेटर जो है जो परागण करता है, जब वो पहुंच जाता है तो वहाँ न सिर्फ जो फल हैं उनमें उनकी वो तंदुरुस्त होते हैं, बल्कि वो उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये यूएस ने, उनके जो एग्री डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने 1905 के आसपास एक अध्ययन किया था कि वहाँ की सेब की कुछ डालियों में जालियाँ लपेट दी, और जालियाँ लपेटने के बाद मधुमक्खियों को आने दिया गया सेब के बागानों में। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जहाँ जहाँ सेब की डालियों में जालियाँ लिपटी हुई हैं, वहाँ वहाँ परागण बहुत कमज़ोर है, और जहाँ जहाँ खुलापन है वहाँ वहाँ अच्छे सेब आए हैं। तो ये लिंक करीब 1905 में क्लियर कर दिया उन्होंने कि सेब और मधुमक्खियों का अच्छा रिश्ता है। तो अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि अ, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ सेब पैदा होते हैं, वहाँ पर सेब के जो उत्पादन है उसमें कमी आ रही थी बार बार, बहुत समय से, करीब 1 दशक से। और वहाँ के किसान जो है वो किराए पर मधुमक्खियों को लेकर पॉलिनेशन करते हैं, परागण करते हैं, तो उनकी फसल फिर बच पाती है। वहाँ के किसान फिलहाल अभी बहुत सारे संकट से जूझ रहे हैं, और देश के किसान भी। तो वो एक अलग मुद्दा है कि जलवायु परिवर्तन जैसा बड़ा विषय जो है वो किस तरह से किसानों को परेशान कर रहा है। लेकिन ज़मीन पर जो हमारे आसपास की प्रकृति है, नेचर है, वो भी हम नष्ट कर रहे हैं, जिससे ये जो जलवायु परिवर्तन का असर है वो और घातक होता जा रहा है। तो सेब के मामले में है। अब अगर आप इसको बिहार की दृष्टि से समझना चाहें, तो लीची जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुजफ्फरपुर में आप जानते हैं कि लीची जो है प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, यहाँ की लीची। और यहाँ के लीची में पाया गया है कि धीरे धीरे जो है प्रोडक्शन में कमी आ रही है, और उसकी वजह जो है वो खोजी गई कि परागणकर्ताओं की कमी है।
मैंने पिछली बार मुज़फ्फरपुर गया था, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग वहाँ पर मिले, किसान मिले, तो चाइना लीची और शाही लीची का वे वो लोग उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं उसका। उन्होंने बताया कि लीची का भी जो स्वाद आज से 10 साल पहले था, वो अब नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल जिसके कारण वो लोग क्या कर रहे हैं कि कोई जूस कंपनी या फिर अलग-अलग, तो उन्हें वो लोग पूरा बागान ही बेच देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। किसान चूँकि फर्स्ट हैंड भुक्तभोगी है उसका, तो फल की जो गुणवत्ता है, उसमें सीधा असर आता है। जब हम किसी फल को सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण के सहारे छोड़ देते हैं, तो उसमें वो बात नहीं आती है। न सिर्फ उत्पादन में कमी देखी जाती है, बल्कि ये देखा जाता है कि जो फ्रूट है, उसकी क्वालिटी और साइज़ दोनों में अंतर आता है। अ, फिर क्या हुआ कि 2018-19 में एक अध्ययन किया गया वहाँ पे मुजफ्फरपुर के लीची बागानों पर, जिसमें आईसीआर और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये सब लोग शामिल थे। और उन्होंने भी ये पाया है अपने शोध में कि यहाँ पर जो है पॉलिनेशन की का संकट है लीची बागानों में। और जब वहाँ पॉलिनेशन कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो न सिर्फ लीची की गुणवत्ता में सुधार देखा गया, बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तो ये एक स्पष्ट संकट जो है बिहार के क्षेत्र में दिखाई देता है। अब दूसरा उदाहरण अगर आप लीजिए आम का, बिहार के आम भी बहुत प्रसिद्ध काफ़ी हैं। प्रसिद्ध है। तो यहाँ के आम भी पूरी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब आम की जो प्रजाति हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन पर निर्भर होती हैं, ताकि उनमें अच्छी गुणवत्ता वाले आम आ सकें। तो यहाँ के आम की जो विशेषताएं हैं, उसकी जो मिठास है, उसका जो आकार है, उसमें भी कमियां देखी जा रही हैं। और उस पर भी आईसीआर ने एक अध्ययन किया है 2019-20 के आसपास, और ये पाया है कि आम जो है उसकी गुणवत्ता में कमी आई है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन का सहारा लिया जाए तो वो बेहतर हो सकता है। तो ये संकट बिहार में दिख रहा है। तो अब ये जो परागणकर्ताओं का संकट है, ये आप अपने गांव आसपास देख सकते हैं। है ये वैश्विक स्तर का संकट, लेकिन इसे आप जोड़ सकते हैं अपने गांव से। दूसरी चीज़ है कि अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब डाउन टू अर्थ ने इसको देखा, तो उसमें पाया कि जो एक प्रजाति है मधुमक्खी की, जिसे हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा, वो पालतू मधुमक्खी है। और उसकी जो कॉलोनियाँ हैं, प्रबंधित कॉलोनी, यानी एक कॉलोनी एक बक्सा जो होता है, जिसमें उनका पूरा परिवार रहता है। और जो मधुमक्खियों के का परिवार समूह है, जिसमें वर्कर्स भी हैं, रानी मधुमक्खी भी है, और अ, उसकी रक्षा करने वाली मधुमक्खियाँ हैं, सेवा दल जो है। तो वो जो उनका सोशल परिवार है, सामाजिक परिवार है, उस बक्से में रहता है, तो उसको कॉलोनी बोलते हैं। तो वो जो कॉलोनी है उसको मानव प्रबंधित कॉलोनी के तौर पर प्रचारित है, यानी उसको ह्यूमन मैनेज्ड कॉलोनी कहते हैं। और वो पूरे देश में अ, जो ह्यूमन मैनेज्ड कॉलोनी है मधुमक्खियों की, उसकी संख्या लगातार बढ़ती गई है। अगर आप बिहार के संदर्भ में बात करें, तो बिहार में भी कई हिस्सों में यहाँ पर मधुमक्खी पालक जो हैं, वो एपिस मेलिफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों का पालन करते हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये आप ये समझिए कि 70-80 के दशक में मधुमक्खियाँ जो है ये वाली इंट्रोड्यूस की गई थी देश के अंदर। और इसका मकसद था कि इसका जो मकसद था वो ये था कि जो नकदी फसलें हैं उनके साथ इनको जोड़ा जाए, और व्यावसायिक उपक्रम एक तैयार किया जाए, ताकि शहद और छत्तों से जो मोम निकलता है, वो वैक्स जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा पॉलिनेशन का जो काम है, ये सब एक इनसे सधाया जाए, इनसे कराया जाए। ये कॉमर्शियल, हाँ, ये कॉमर्शियल मधुमक्खियाँ हैं, एक तरह से व्यावसायिक मधुमक्खियाँ हैं, और ये पूरी दुनिया में आयात आयात की जा रही हैं। तो इनका जो मूल नेटिव जो स्थान है, वो है यूरोप और अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका की मधुमक्खियाँ जो है देश के कई कोनों में अभी फैल गई हैं। आप इसको आंकड़े से ऐसे समझिए, जब हमने नेचर जर्नल के एक सप्लीमेंट्री आंकड़े को देखा, और उसमें तुलनात्मक अध्ययन देखा कि
आज से 3 दशक पहले करीब दुनिया के जो 10 शीर्ष देश थे जिनमें पालतू मधुमक्खियों की जो संख्या थी, उसमें जो प्रथम 5 देश थे वो यूएस, रूस, इस तरह के सोवियत संघ वगैरह थे। आज के समय में भारत जो है इसका सरताज है पालतू मधुमक्खियों का। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पालतू मधुमक्खियों का घर बन गया है। लेकिन अगर ये अच्छा है और इसे लाया गया है तो संकट क्या है? ये एक बात हो सकती है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर संकट क्या है? अगर ये अच्छा है और लाया गया है और फैल गया है और इससे किसी को रोज़गार मिल रहा है तो इसमें संकट कहाँ है? संकट ये है कि आप जो हमारे भारतीय नेटिव जिसको देसी मधुमक्खियाँ जिनको कहेंगे हम, उनका संकट है। तो कोई 3 या 4 किस्म की मधुमक्खियाँ यहाँ पाई जाती थीं। उन चारों किस्म की मधुमक्खियों पर बड़ा संकट आ गया है और वो उनकी संख्या न सिर्फ घटी है बल्कि ये महसूस किया जा रहा है गाँव में आस-पास सब जगह कि इनका जो काम था, इनकी वजह से जो फसलें समृद्ध होती थीं, वो भी काम धीरे-धीरे घट गया है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि एपिस मेलिफेरा जो है, वो चूँकि प्रिवेलिंग है, फैल रही है और लोग व्यावसायिक उद्देश्य से उसको खरीद रहे हैं, पाल रहे हैं और उससे काम ले रहे हैं। तो अन्य जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्यों इसके आने से खतरे में हैं। तो आप देखिए कि जो एक तरीके की एक मधुमक्खी है जिसको हम बोलते हैं एपिस सेरेना इंडिका, ये यहाँ की अपनी मधुमक्खी है भारतीय। अब होता ये है कि और कुछ डार्क बोनी मधुमक्खियाँ होती हैं जो जंगली मधुमक्खियाँ होती हैं। इसके अलावा कुछ डंक रहित मधुमक्खी भी भारत में पाई जाती है, उसकी भी एक प्रजाति है। तो इन 3-4 तरह की मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट का जो मूल वजह है, वो ये है कि एपिस मेलिफेरा जो है, वो बहुत तेज़ी से अपना भोजन जो है अ, जाकर करती है। तो जो अन्य प्रजाति की मधुमक्खियाँ हैं, उनका भोजन वो खा लेती हैं। तो अगर भोजन नहीं मिलेगा, अ, पोषण नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? धीरे-धीरे खत्म होती है। वही हो रहा है। तो ये इन्होंने इनके लिए भोजन छोड़ा नहीं है या प्रतिस्पर्धी होती हैं ये ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में रहती हैं, ज़्यादा खा लेंगी। लेकिन हमारी जो अपनी नेटिव प्रजातियाँ हैं, वो प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो तो इसके कारण वो कमज़ोर पड़ रही हैं इन प्रजातियों के सामने। दूसरी बात है कि ये जो मधुमक्खी है इसका हमने बताया कि फसलों पे बहुत ख़ास रिश्ता है इसका, इसे रिसर्च में, शोध में प्रकाशित भी किया गया है और ये मान्यता भी है कि वैज्ञानिक तौर पर ये मान्य हो चुका है कि इन फसलों से ख़ास तौर से जो फल वाले पौधे हैं, उनसे इनका गहरा रिश्ता है। एक दिलचस्प बात ये है कि अगर ये मधुमक्खियाँ ना हों तो क्या हो? तो अ, ऐसे तो आप जब इंटरनेट खोलेंगे तो उस पे जब लिखेंगे कि मधुमक्खियाँ अगर ख़त्म हो जाएँ दुनिया से तो क्या होगा? तो आपको शायद आइंस्टाइन के नाम से एक कोट मिलेगा कि पूरी मानवता जो है ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये दुनिया नहीं रहेगी 4 महीने कुछ ही दिनों के अंदर, अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएँ। लेकिन वो शायद कोट ठीक नहीं है, उसका कोई रेफ़रेंस नहीं है अभी तक उपलब्ध। हाँ, ये ज़रूर है कि एक हार्वर्ड के बहुत मशहूर विज्ञानी हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात ज़रूर लिखी है कि अगर पॉलिनेटर्स यानी मधुमक्खियाँ चली जाएँ, तो कुछ कुछ महीनों में ये मानवता जो है धराशायी हो सकती है। तो संकट उतने स्तर का है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी संख्या में गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को छोड़ दीजिए, तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये जो सम्मिलित राज्य हैं, इनमें उड़ीसा में एक अध्ययन में पाया गया कि अ, ये जो चारों तरीके की भारतीय प्रजातियों की मधुमक्खियाँ थीं, वो
उनमें बड़ी कमी आई है और जिसकी वजह से फसलें प्रभावित हुई हैं और किसानों की जो उत्पादन का प्रतिशत था वो भी जो है कम हुआ है। तो ये एक बड़ा संकट मतलब परागणकर्ताओं का अभी देखा जा रहा है जिसको हल ऐसे किया जा सकता है कि अभी कुछ जगहों पर उनके लिए जो उनका जो आवास पर्यावास है खासतौर से जिसको उजाड़ दिया गया है, तो एक अच्छा पर्यावास यानी एक ऐसी अनुकूलित व्यवस्था जो मधुमक्खियों के लिए बेहतर है, खासतौर से वहाँ की प्रजातियों हमारी प्रजातियों के लिए उनको विकसित करना, उनको बचाना, ये एक रास्ता है कि हम इन्हें जगह दें ताकि वो हमारे लिए जो पॉलिनेशन का काम है वो कर सकें और उनका खुद का भी अस्तित्व बरकरार रहे। एक सवाल ये मेरा है कि यही संकट तितलियों पर है, मोरों पर है, गौरैया है, ये सब मतलब लगातार उसकी संख्या में गिरावट आ रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका मानव पर क्या असर पड़ेगा? अ, देखिए अभी एक बात तो है कि अ, जो हर एक जगह के लिए हर एक जगह के लिए हर एक तरीके का विशेष कीट वहाँ के पॉलिनेशन में या वहाँ की पारिस्थितिकी में अपना रोल अदा कर रहा है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं अभी शायद वो ये नहीं समझ सके हैं पूरी तरीके से और बहुत कम समझे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अध्ययन बहुत कम हुआ है वैज्ञानिक समुदाय में कि कौन सा जीव या कौन सा कीट जो है वो कितने प्रतिशत किसी फसल को अ, प्रभावित कर रहा है या उसको समृद्ध कर रहा है। तो ये समझना अभी बाकी है, बहुत शुरुआती अध्ययन हुए हैं। तो उस शुरुआती अध्ययन में हमें ये ज़रूर पता चलता है कि ख़ासतौर से भँवरे, तितलियाँ और मधुमक्खियाँ इनकी बहुत बड़ी भूमिका है परागण में और अगर ये परागण नहीं करती हैं, अगर इनका काम खत्म होता है, तो हमारा जो हमारे सामने जो इमीडिएट संकट है, जो तात्कालिक संकट है, वो ये है कि आप देखिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए। तो जो आय बढ़ाने के तरीके हैं, उसमें पारंपरिक खेती को छोड़कर नकदी फसलों की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। तो जो नकदी फसलें हैं, उनमें फूल और फल ये बहुत बड़ी संख्या में शामिल है। अब अगर उन फूल और फलों की वृद्धि नहीं होती है, उत्पादन उसमें उतना अच्छा नहीं होता है नेचुरल तरीके से, तो सीधी सी बात है कि वो हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था असर डालेगी। तो कर्नाटक का एक उदाहरण आप देखिए, वहाँ पे सरकार जो है हैंड पॉलिनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। हैंड पॉलिनेशन मतलब जहाँ ऐसी फसलें जैसे कॉफ़ी है, तो कहवा का जो कॉफ़ी का जो पूरा की फसल है, उसमें हैंड पॉलिनेशन किया जा रहा है जो कि बहुत लेबर इंटेंसिव है और ये लेबर इंटेंसिव काम मतलब मधुमक्खियों का काम मनुष्य जो है या पॉलिनेटर्स का काम जिसमें बहुत सारे कीट शामिल हैं, उनका काम मानव नहीं कर सकता है और ये बात साबित हो चुकी है 80s 90s में। चाइना की एक घाटी है माउथ से, उसमें सेब के बागान थे, उनके सेब के खेतों में नुकसान शुरू हुआ तो उन्होंने लेबर तैयार किए, खासतौर से ये इस तरह के लेबर तैयार किए जो पॉलिनेशन अच्छे से कर सकें, लेकिन वो सफल नहीं रहा और अभी कोई एक दशक पहले वहाँ पे सारे किसान धीरे धीरे जो है वो सेब की खेती छोड़कर वापस अन्य फसलों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें परागण की जरूरत न पड़े। तो हमारे यहाँ लेकिन अभी ये संकट देखा जा रहा है, शुरू हुआ है, तो साउथ में अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है पूरी तरीके से कि न सिर्फ हमारी जो जैव विविधता है उसमें कमी आई है, बल्कि उस जैव विविधता में शामिल जो कीट तंत्र है उसमें भी नुकसान हुआ है बड़ी मात्रा में। लोगों के बीच एक ये बड़ा सवाल होता है कि आज जो हम खा रहे हैं, सबसे बड़ा ये वो लोग सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं जी वो मेरे शरीर को कितना फायदा पहुंचाएगा। जी लेकिन जो हाइब्रिड के अभी आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन नहीं है, चाहे चावल हो, गेहूं या फिर अन्य अनाज है, जबकि सरकार जैविक खेती पर
काफ़ी पैसे खर्च कर रही है। जी। लेकिन ये पटना में ही जब बागवानी महोत्सव होता है, तो 95 98-99% हम ये कह लें तो जो किसान को अपना फल लेकर आते हैं, तो प्रदर्शन में जो भी लगाते हैं, वो सब हाइब्रिड होते हैं। तो देखिए, एक अ, समस्या ये है कि जब आप देखिए एक 1960 से पहले का दौर देखेंगे जब आप, तो उस समय हमारे सामने उत्पादन के का बहुत बड़ा संकट खड़ा था देश में। तो उस समय बहुत कोशिश की गई वैज्ञानिक कम्युनिटी के ज़रिए कि ज़्यादा उत्पादन चाहिए, और ज़्यादा उत्पादन वाली फसलों पर काम शुरू हुआ। 80 तक आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा पैदावार करने वाली फसलें हैं, उनका नतीजा ये हो रहा है अब, और ये मैं नहीं, ये आईसीआर की अपनी स्टडी है जिसको नेचर ने भी पब्लिश किया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी है ये आईसीआर की, जिसमें उन्होंने बताया है कि 80 के उत्तरार्ध से ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादा पैदावार करने वाली फसलें हैं, जो ज़्यादा पैदा वेराइटीज़ हैं, उनमें न्यूट्रिशन का वैल्यू उतना ही ज़्यादा कम होता चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि 2 रोटी से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो अब हमें 4 या 8 रोटी से मिलेगा। ठीक है? तो ये संकट बिल्कुल सामने ही खड़ा है हमारे, और इसका असर जो है वो बहुत घातक है। जैसे आप देखिए कि जो ये ज़्यादा पैदावार वाली फसलें हैं, इनमें एक आर्सेनिक उसमें रिकॉग्निशन है इस बात का कि करीब 1400% राइज़ हुआ है आर्सेनिक कंटेंट में चावल के अंदर। तो तो वो जो इसको और अच्छे से समझते हैं कि एक चयन जो है, प्रकृति का चयन है, जो प्रकृति ने खुद चयन किया है। तो जब नेचर कुछ सिलेक्ट करती है, तो उसमें बायसनेस बहुत नहीं होती है। लेकिन जब इंसान जब कोई चीज़ सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट करने के बाद उससे विकसित करता है, तो उसमें बायसनेस होती है। तो जैसे आप देखिए कि ये जितना सेलेक्टिव प्रोड्यूस किया गया है क्रॉप, वो हमें ज़्यादा पैदावार दे रहा है, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो उतना ही घातक है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू आप गेहूँ और धान के अगर संदर्भ में देखें, जो कि आईसीआर बोलता है कि उसमें कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, और वो आधे के आसपास है, मतलब जितना उसमें होना चाहिए था उसका आधा है। तो हम एक बहुत बड़े संकट में इसलिए हैं क्योंकि हमारे सामने अभी गैर संचारी रोगों का एक बहुत बड़ा संकट पहले से खड़ा हुआ है। हम मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं, हम मोटापे के कारण उन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत घातक हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। तो वो उनका लिंक आपके खान-पान से है, और जब खान-पान में कैलोरी बहुत ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशन कम होगा, तो ये सारे चक्र जो है, दुष्चक्र, ये और बढ़ते जाएँगे। और अमूमन ये देखा जा रहा है कि हर घर में 1 ना 2 पेशेंट तो इस तरह के हैं। हाँ, तो अभी आज ही 1-2 दिन पहले का ये आंकड़ा है कि डायबिटीज़ के जितने भी दुनिया में पेशेंट हैं, उसमें 17% भारत में हैं, और ये संख्या और बढ़ती जाएगी जिस तरह से हमारा खान-पान न्यूट्रिशन पोषण विहीन होता जा रहा है। इसीलिए सरकार जब मोटे अनाज की बात कर रही है, सरकार जब नेचुरल फार्मिंग की बात कर रही है, तो उसमें पोषण पे ही ध्यान देने की बात कही जा रही है, और फिर से एक बार कहा जा रहा है कि पोषण क्रांति अब करनी है हमें। लेकिन संकट दुविधा ये है, ज़मीन पर जब हम आप जैसे पत्रकार जाते हैं तो वहाँ दिखता है कि हमारी मिट्टी खासतौर से उसे इतना दोहन कर लिया गया है उसका, कि उसमें उसमें खुद में जान नहीं बची है। उस मिट्टी को बेहतर करने वाले कीट तंत्रों को हमने ख़त्म कर दिया है। हमने उन घरों को उजाड़ दिया है जहाँ वो कीट तंत्र रह सकते हैं, पक्षी रह सकते हैं। इसके अलावा हमने उस उन सारे वातावरण को ख़त्म करने की कोशिश की है जो हमको बेहतर बनाने के लिए थे। चाहे वो आसपास के तालाब हों, चाहे छोटी नदियाँ हों, चाहे आपके सिंचाई के अन्य साधन रहे हों आसपास, कुएँ वगैरह, उन सब चीज़ों को हमने
नष्ट कर दिया है। और वो हमें ग्राउंड पे दिखाई देता है, और उन सब बातों का संबंध इन सब चीज़ों से है जो हम बातचीत कर रहे हैं। एक मेरा ये सवाल रहता है कि आज जब हम देखते हैं किसान, अभी खरीफ का मौसम आ रहा है, तो धान बड़ी संख्या में लोग लगाते हैं। लगाने के साथ ही वो तरह तरह की दवाइयों का उसमें मतलब प्रयोग करते हैं, खाद है या फिर अलग अलग तरह का। तो इसके पहले जब जैविक खेती का चलन था, तो उस वक्त ये सब का प्रयोग नहीं हो रहा था, तो उस वक्त कैसे उपजाऊ मतलब। तो दो चीज़ें हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा बिहार के बाहर का उदाहरण है, लेकिन बिहार में भी उस तरह के उदाहरण मौजूद हैं। एक प्रजाति है रामभोग। तो देसी जितनी भी प्रजातियां होंगी, वो कहीं भी हों देश के किसी भी कोने में, अ, उनकी जो गुणवत्ता है वो ये है कि वो उनका उत्पादन कम होता है, और वो जब बढ़ती हैं तो काफ़ी भारी हो जाती हैं। तो उनके टूट जाने का, मतलब उस पेड़ के खराब हो जाने का, हवा चल जाने से या किन्हीं और कारणों से, वो ज़्यादा नुकसान हो सकता है उनका। लेकिन अ, वहाँ पे जहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रजाति की, वहाँ पे फिर से बैक टू वो देसी प्रजाति पर आए हैं दोबारा, और उन्होंने ये पाया है कि जैविक खेती के साथ अगर देसी अ, बीज को रोपित किया जाए तो उसका नतीजा बहुत बेहतर होता है, और वो उत्पादन का जो गैप है वो भी कम किया जा सकता है, और वो जो फसलों के खराब होने का अ, की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो कम की जा सकती हैं। तो फिर से एक बार देसी बीजों की तरफ लोग लौटना चाहते हैं, लेकिन बीज संकट इतना बड़ा है कि हमको चारों तरफ से प्राइवेट कंपनियों ने घेर लिया है, और किसान जो बीजों का संचय करता था, वो बीज अब उसके पास बचे नहीं हैं। तो देसी बीज बहुत कम जगह पर बचे हैं, और ऐसे सिलेक्टिव हाइब्रिड सीड्स हमें पहुंचा दिए गए हैं जिनमें न सिर्फ डिजीज़ ज़्यादा है, बल्कि वो शायद क्लाइमेट के नाम पर आती हैं और क्लाइमेट को झेल भी नहीं पाती हैं, और किसान उससे डर जाता है। तो अ, ये जो आपने कहा कि हाइब्रिड का संकट है, तो मैंने पहले कहा था कि जब नेचर कुछ सेलेक्ट करता है तो उसके पास अच्छा प्लान है, लेकिन जब वैज्ञानिक सेलेक्ट करता है या वैज्ञानिक समुदाय जब सेलेक्ट करता है तो उसके पास भी अच्छा प्लान है, लेकिन उसमें संकट ये है कि वो आर्थिक पहलू को ऊपर रखता है, और शायद उस ये गलती हो रही है बार बार। उसकी वजह से जो असंतुलन पैदा होता है उसे हम अभी नहीं देख रहे हैं, और इसको एक बात से और जोड़ा जा सकता है। इसको आप जोड़ सकते हैं अ, जैसे यहीं बिहार में, बिहार की धरती पर, अगर आज आप गिर प्रजाति, साहिवाल प्रजाति की गायों को ढूंढने जाएंगे, तो शायद शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर इसकी ओरिजिनल ब्रीड मिल पाया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन इतना ज़्यादा किया कि अब जो मूल आनुवंशिकी है वो उपलब्ध नहीं है। अब इसमें एक संकट और खड़ा हो रहा है, जुड़ रहा है, सरकार की जो कामधेनु योजना है। तो उसके तहत क्या हो रहा है कि उसमें हम चयन करके मादा बछड़ों को ज़्यादा पैदा कर सकते हैं सेलेक्टिव तरीके से। तो हम नर को, नर जो बछड़े हैं या उनको सेलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, और जब जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैव तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं सीमन के जरिए, उसमें हमें देख ये गारंटी हो जाती है 90% की कि इसमें फीमेल बछड़ा होगा। तो हम नर के अनुपात को बहुत कम करते जा रहे हैं। तो इससे एक बड़ा संकट ये बाद में पैदा होगा। वहाँ यहाँ आर्थिक पहलू है कि हम मादा इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो गाय देगी, दूध देगी, और उससे हमें आर्थिक लाभ होगा। लेकिन नर को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारी उपयोगिता से अब बाहर है। अब आजकल की खेती में हम बैलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उनकी संख्या हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई आर्थिक उससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। लेकिन पर्यावरण पर तो ये
तो काफी असर पड़ तो रहा ये है। हो इसका परिणाम ये हो सक दुष्परिणाम ये हो सकता है कि जब नर बहुत कम होंगे, संकुचित होंगे, तो हमारी जो आनुवंशिकी है वो और कम हो कम जाएगी। होती जाएगी। उसकी जो गुणवत्ता है वो और कम होती जाएगी। अब आप ऐसे समझें कि जैसे हम जब कामधेनु कहते हैं तो ये पौराणिक गाय है, मतलब ये मिथ है। हम्म, एक ऐसी गाय जो सब अच्छा ही करती है। लेकिन ये जो प्रजातियां हैं गिर, सहवाल और अन्य प्रजातियां, इनमें वो खूबियां थी जो पौराणिक बातों में कही जाती थी। अब समस्या ये है कि हमारे पास इनकी असल वैरायटियां नहीं हैं, और हमने इनको जर्सी के साथ या अन्य हाइब्रिड वेस्टर्न उसके साथ जो है काफ़ी संकरित कर दिया है। तो हमारा जो अपना पर्यावरण था, जो मैं बात कर रहा था आसपास का, उसमें ये ज़्यादा फिट थी गिर और सहवाल। और वो न सिर्फ फिट थी बल्कि ज़्यादा गर्मी सह सकती थी, दूध अच्छा दे सकती थी। साथ में आप उनका इस्तेमाल जो है उनके नर का इस्तेमाल आप खेतों में कर सकते थे। एक बात और हो रही थी कि उनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो ऐसी विकसित नहीं होती हैं अब संकरित उसमें, जिसको आप खेती में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि उनका उनकी जो आनुवंशिकी है वो गुम हो गई है। तो अब ऐसे बैल मिलना मुश्किल हो सकते जो हैं। हल चला हाँ, सके। जो हल चला सकें। जबकि बिहार जैसे क्षेत्र में जो कि जहाँ देश का सबसे सर्वाधिक फ्रेगमेंटेड लैंड हो, यानी सबसे कम जोत वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर खेती के लिए जो बेस्ट उपकरण अभी दिखाई देता है छोटे-छोटे खेतों के लिए, वो शायद अभी भी बैल जो है उपयुक्त हो सकते हैं। और ख़ास तौर से जब उसको हम नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन अभी ये दुर्भाग्य है कि छोटे किसान जो हमारे देश के 80% हिस्सेदारी करते हैं किसानी में, उसमें उन किसानों को सहयोग करने के लिए जो तकनीकी विकसित की जानी थी खेतों में, छोटे यंत्र विकसित किए जाने थे जिनको एक छोटी जोत का किसान इस्तेमाल करके सुगमता से चला सके, वो अभी विकसित नहीं किया गया है। तो एक उस तरफ से भी तकनीकी तौर पर भी किसान झटका खा रहा है। और ये जो गायों का पूरा मामला है जिसमें हमने बदलाव देखा, जिसमें हमने चयन किया कि हमें मादा पैदा करना है और सेलेक्टिवली पैदा करना है और अपने आर्थिक लाभ के लिए करना है। सर, तो ऐसे जो गाय हैं, जैसे उनका तो जो बछड़ा हो रहा है उसमें बदलाव अगर दिख रहा है, जी, तो वो जो दूध दे रही है जी। वो कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह? तो तो आप देखिए कि लखनऊ में सामान्य बोलचाल में कहा ही जाता है कि देसी गाय का दूध और विदेशी गाय का दूध, तो पोषण में बहुत अंतर तो नहीं है। लेकिन अ, ये ज़रूर है कि जो विदेशी गाय है वो या जिसको हमने संकरित कर दिया है, वो जल्दी बीमार पड़ती हैं। जल्दी बीमार पड़ने के साथ ही जल्दी संक्रमित भी होती हैं, जल्दी उनकी मौत भी हो जाती है। तो उसका जो नुकसान है वो देसी गायों के नुकसान की वनस्पति बहुत ज़्यादा है। तो देसी गाय इन सब जलवायु से लड़ सकती थी। तो अब फिर से कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत देर हो गई है। तो देर ये हो गई है कि हमने अपनी अपनी चीज़ों को हमने मिटाना बहुत जल्दी-जल्दी सीखा और मिटा दिया। तो जब मैं बात कर रहा था कि छोटे-छोटे कीटों की, वो कीट भी हमने ख़त्म कर दिए हैं। गाय के स्तर पर भी हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आप और ये सब हमसे जुड़ा हुआ है। ये इसको हम अलग-अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर कृषि प्रधान राज्य है, जैसा बिहार है, बिहार। तो उस कृषि प्रधान राज्य को के किसानों को खास तौर से यहाँ पर जो कि सीमांत किसानों की संख्या सर्वाधिक है, जो बहुत कम जोत के मालिक हैं, तो उनके उन उन उनको तो मतलब बहुसंकट से जूझना पड़ रहा है। उनको यहाँ के वेदर कंडीशन में हो रहे बदलावों से पहले जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी रिसर्च में भी देखा गया है। आईआईटी गांधीनगर ने देखा है कि जो गंगा के मैदानी भाग हैं, उनमें पिछले 1 दशक में बारिश जो है वो बहुत कम हुई है। तो अब हम उस खेती के
आदि रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से अ, जो बारिश पर निर्भर हैं। तो झारखंड भी उसमें शामिल है। तो जब सूखे जैसी स्थितियाँ ज़्यादा हैं हमारे सामने और पानी का संकट भी है हमारे पास, पीने का पानी की उपलब्धता भी कम है गाँव में, शहर के मुकाबले आधी से भी कम है। तो हम सिंचाई के लिए जो पानी है, वो आस-पास की नदियों से ले रहे हैं, जो कि गंगा है। गंगा खुद पानी खींचे जाने के कारण गंगा के जल स्तर में बहुत। अभी हम लोग पटना में हैं। जी, बरसात के दिनों में तो पूरे जी। मतलब गंगा भर जाती है, काफ़ी हुँ, आ जाती है, लेकिन गर्मी मतलब जून अप्रैल माह तक में, अप्रैल से जून के बीच में बालू दिखने लगती है कई जगहों पे, तो जल जी। स्तर बहुत कम हो जाता है। जी, जी। तो ये तो नदी का अपना चरित्र है, जो पहाड़ी नदियाँ हैं, मतलब पहाड़ से लुढ़कते हुए जो सर्पीली नदियाँ हैं, उन उन नदियों में धारा बदलने की बहुत प्रवृत्ति देखी जाती है। अ, वो बल खाते हुए चलती हैं। तो जब वो बल खाती हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, तो सेंडिमेंट्स वगैरह जो बालू, मोरन, ये सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो ये आप पूरे ईस्टर्न यूपी से लेके बिहार के हिस्सों में देख सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप उसको निकाल कर मकान बनाइए। तो हमने नदियों के जो छोड़े हुए स्थान हैं, उनको हमने पहले तो वहाँ से जल्दी-जल्दी हमने निकालना शुरू किया है और प्लस सिर्फ़ वहीं तक नहीं रुके हैं, हमने पानी भी जो है वहाँ का सोखना शुरू कर दिया है। पूरा शहर जो है पानी उसी गंगा के आस-पास के किनारों से खींच रहा है। गंगा के ऊपर ही वो तरह बहुत फ्लाईओवर बन रहा है, जी, पुल बन रहा है, जी। तो उसका कोई असर? नहीं, ये सब असर बहुत पहले देखे जा चुके हैं। आप अगर थोड़ा क्योंकि जैसे ही जी, मतलब बनती जा रही है वो नदी जो है सो खुद ब खुद जी। तो पीछे हटती जा तो रही है। आप देखिए अमेरिका और उन कंट्रीज़ में जो बड़ी नदियाँ हैं, उनको बाँधने की कोशिश हुई थी। तो लेकिन वो असफल रहे और वो नदियाँ बंधी नहीं और जब वो विकराल रूप लेती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे यहाँ ये सब असर पिछले कई दशक पहले ये सब देखा जा चुका है और खुद बिहार में 1952 से ये लड़ाई चल रही है कि नदियों को फ्री रखा जाए, मुक्त रखा जाए। उनके किनारे तटबंध न बनाए जाएँ, उनके प्रवाह को बाधित न किया जाए और गंगा चूँकि राष्ट्रीय नदी है, तो उसके प्रवाह को तो और निरंतर बनाए रखना है। तो लेकिन हम शायद विकास के नाम पर जो कि विकास के कोई चेहरा नहीं होता है और हमने अब चेहरा ये बनाया है विकास का कि बड़ी इमारतें, अच्छे फ्लाईओवर और उसकी जो कीमत चुकाएँगे हम आगे चल के, अभी भी चुका रहे हैं। यानी जो अभी तो 50 अ, से क्रॉस जी, कर रहा है टेम्परेचर तो यहाँ तो जी गंगा के किनारे ब्रिज बनते जा रहे हैं, ये हमें सुविधाजनक तो ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होंगी, चरम मौसमी घटनाएँ घटेंगी, तो हम नुकसान भी सबसे ज़्यादा झेलने के लिए तैयार रहेंगे। शायद उसकी अभी कोई बातचीत नहीं है क्योंकि चकाचौंध जो है, काम जो है, वो अभी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और हम जिन्हें खोते जा रहे हैं आस-पास हर एक सामान्य दिन खोते जा रहे हैं। जैसे अ, हमारे एडिटर हैं डाउन टू अर्थ में रिचर्ड, वो बोलते हैं ये बात हमेशा बोलते हैं कि 95 के बाद के 90s के बाद के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने जीवन में कोई सामान्य दिन नहीं देखा है। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब सपोज दैट 90s के बाद का कोई बच्चा जन्मा है भारत में, तो उसका जो पहला दिन है और अब तक का जो उसका सफ़र है, उस सफ़र में उसने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें सारे टिक मार्क लगा दिए जाएँ कि वो अ, दिन जो है सामान्य था। असामान्य उसमें कुछ न कुछ है उस दिन में। वो असामान्य क्या है? या तो उसमें बहुत ज़्यादा तापमान है या बहुत ज़्यादा बारिश है या बहुत ज़्यादा सूखे की स्थिति है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, कोई रिकॉर्ड टूट रहा है, अ, उसके उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें कोई रिकॉर्ड बन रहा है, तो सब असामान्य दिन ही हैं। तो हम वो नई पीढ़ी के लिए न्यू नॉर्मल जैसी स्थिति है। एक नया सामान्य
बन चुका है, यानी उसको पता नहीं है कि पहले सामान्य किसको कहते थे। उसी तरह से ये जो आप ब्रिज की बात कर रहे हैं बिहार में, पुराने लोगों ने जो लैंडस्केप देखा है, जो गंगा को बहते देखा है, गंगा के पार्ट को देखा है, जब आप उनसे बात करेंगे तो इसके जो चौड़ान थी और इसका जो बहाव था वो जहाँ आप बैठे हैं वहाँ तक था। यानी ये जिसको आज इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, कभी इसी जगह से गंगा बह रही थी। तो नदी ने अपना रास्ता बदला है, थोड़ा हमने धक्का दिया है उसको, दोनों बातें हुई हैं। तो लेकिन वो नदी कब वापस इधर आएगी ये हम सब नहीं जानते हैं। हम शायद निश्चिंत हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है और उसका खामियाजा भी हम लोग को भुगतना पड़ सकता है। एक अंतिम सवाल रहेगा सर मेरा, विदेशी कंपनियां भारत आती हैं, वो कहीं किसी खास स्थान को चयन करके और वहाँ पर बड़ी संख्या में वो पेड़ पौधे लगाती हैं और बाद में फिर वो कहीं और उसका लाइसेंस लेकर के हम वो अपना प्रदूषण कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं, तरह तरह की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि आज यहाँ मतलब पेड़ तो लगाए जाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसका देखभाल नहीं होता और उससे ज़्यादा तो वो सड़कें बनाने के लिए या फिर इमारत बनाने के लिए काट दिए जाते हैं पुराने पेड़। तो आपने दो बातें मैं जोड़ता हूँ इसको। एक मैंने एक RTI इस्तेमाल की और उस RTI में ये पता करने की कोशिश की कि सरकार ने कहा था कि हम गंगा राज्यों, जिसमें बिहार एक प्रमुख राज्य है, उनके किनारों पर घना जंगल बसाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे और ख़ास तौर से जो नदियों ने रास्ता छोड़ा है, अपने बदलाव किए हैं कोर्स में, उन जगहों पे और विशेष पौधारोपण कार्यक्रम होगा। बिहार का जो परफॉर्मेंस है पिछले उस मामले में, एफॉरेस्टेशन के मामले में, वो शायद 10 से 15% और विजिबल भी नहीं है। आप खुद देखिए गंगा के किनारों को, पेड़ शायद ही दिखाई देते हैं, तो कागजों में, लेकिन वो 10 से 15%। दूसरी बात कि जो शहरों के भीतर का प्लांटेशन है वो ऑर्नामेंटल प्लांटेशन ज़्यादा है, यानी उसमें सजावटीपन ज़्यादा है, उसमें इन्वायरमेंटल सर्विस कम है। अगर आप एक ग्रोन बरगद, पीपल और मतलब जो मैच्योर बरगद और पीपल हैं और जो नेटिव प्रजातियां हैं यहाँ की स्थानीय प्रजातियां, उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। जो सड़कों के किनारे आप देखेंगे पौधारोपण कार्यक्रम है या जहाँ भी सरकारें करा रही हैं पौधारोपण, उसमें देसी प्रजातियों की देखरेख नहीं होती है। और उसका एक और आंकड़ा ये है कि जो प्लांटेशन दिया जाता है, जिन एजेंसीज को दिया जाता है, उसमें जो सर्वाइवल रेट है वो भी उन्हें चेक करना पड़ता है। तो उसमें 100% में करीब 30-40% सर्वाइवल रेट है, तो जो कि वो कागजों पे चलता रहता है और हम आँख मूंदे हुए हैं उन सब चीज़ों से और अभी बिल्डिंग की छाँव में हैं हम लोग और पेड़ की छाँव की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि बिल्डिंग उखाड़ के पेड़ कैसे लगाएंगे। पेड़ उखाड़ के बिल्डिंग लगाना हमने सीख लिया है, लेकिन अब देखते हैं फ्यूचर में कि बिल्डिंग उखाड़ के पेड़ कैसे लगेगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में और लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी कि प्रकृति से जिस तरह हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं वो आने वाले भविष्य में और नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। बाकी अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, फिर से हम सर के साथ एक बार स्टूडियो में होंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।